यस लस। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि हम जो है वो ये इम्पोर्टेंट मैंने आप लोग को दिए थे जाने से पहले। अब आपने जो तैयारी करनी है उस इम्पोर्टेंट के हिसाब से करनी है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, कोई भी मसला हो, कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि स्क्रीन मुझे अभी ये नज़र नहीं आ रहा, मेरे सिर्फ ये कैमरा नज़र आ रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग माइक ओपन करके मुझे बोल दीजिएगा उस टाइम पे, ठीक है? तो जी सर ठीक। हाँ, तो बेटा मैंने जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट दिया था। आपने जो तैयारी करनी है वो इम्पोर्टेंट के हिसाब से करनी है। चैप्टर 1 हो गया था हमारा, 1 के बाद जो है 3 भी हो गया था, 4 मैं आपको करा रहा था, और ये सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तक मैंने आप लोग को छोड़ दिया था। अब आप लोग मुझे बताएं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जहाँ से आप लोग कह रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर जहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से स्टार्ट करना है, बताइए। चैप्टर 8 वाले स्टार्ट कर दें? सर आप देख रहे हैं, आपको जैसा सही लगे कि आप पढ़ाते रहें तो आपको पता होगा कि किस तरह से मतलब होता है। चलिए ठीक है, क्योंकि अब जो है मैं आपको नोट्स तो यहाँ पे सारे आपको अवेलेबल होंगे, मैं नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा इधर। ये सारे नोट्स मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है? ठीक है सर। तो यहाँ से अब आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगा, और फिर वो जो है आपको आसानी से चीज़ें मिल जाया करेंगी। तो बताइए फिर बेटा, 4 से स्टार्ट करना है या 8 से या 6 से, किस चैप्टर से करना है मुझे बताएं आप लोग। ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। सर 8 से करने क्योंकि वो बड़ा है। हाँ, यही मैं मतलब सोच रहा हूँ 8 से कर देता हूँ, ताकि आपकी चीज़ें भी कच कवर होंगी और आपको कुछ फील भी हो कि हाँ भाई हमारी तैयारी भी हो रही है। जी ठीक है। क्योंकि 6 भी छोटा और 4 भी इतना बड़ा हाँ, नहीं है, वो इतने 8 बड़ा बड़े है। नहीं हैं, ये 8 थोड़ा बड़ा चैप्टर है। और ये इसके जी नोट्स हैं। चैप्टर 8 में से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले बता दिए, देख लेते हैं। लॉन्ग में जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक 2021 में आ चुका है, तो इस साल जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलर और सर्कुलर मोशन। और डॉपलर इफेक्ट भी 2021 में आ चुका है। अच्छा जी, तो फिर तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं बहरहाल, लेकिन करेंगे हम सारी चीज़ें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन आप लोग को चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी। नोट्स सामने रखते रहेंगे ताकि फिर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा चैप्टर नंबर 8 हमारे पास ये स्टार्ट होता है, वेव मोशन। इसमें स्टार्टिंग की जो बातें हैं कुछ भी नहीं आती चीज़ें एग्जाम में, जैसे वेव मोशन। अब इनको कुछ बेसिक बातें बताते हुए डायरेक्ट मैं आपको जो है वो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ले आता हूँ। और फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमारे पास कंडीशंस हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में कुछ भी नहीं आती चीज़ें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये आती हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम और प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग डायमीटर। ये वाली डेरिवेशन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन से। मैं जनरल जनरल चीज़ों को बताऊंगा और फिर यहाँ से शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको ये बातें भी समझ में आती जाएँ। अच्छा जी, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे वेव्स की। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 हमारे पास का नाम है वेव मोशन एंड साउंड। ठीक है, लाइव आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर आपके पास जो है चैप्टर नंबर 8, ये बेसिकली 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। ये 3, और इसमें फिर इसकी ब्रांचेस आती हैं। पहली है ऑसिलेशन, दूसरी है
वेव मोशन, और तीसरा है इसमें साउंड। तो ये 3 पोर्शन से मिलकर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। मैं आपको स्टार्ट करूँगा पहले ऑसिलेशन से। पहले हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर वेव पर आएंगे, फिर हम साउंड पर आएंगे। आज हम ऑसिलेशन के तकरीबन 2 टॉपिक निपटा लेंगे। कोशिश मेरी ये होगी कि 2 टॉपिक हो जाएं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि पहली इसकी ब्रांच कौन सी है, ऑसिलेशन, वेव मोशन एंड साउंड। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रहा है, सब आपको क्लियर? वरना मैं पॉइंटेड मार्कर ले आऊँगा। जी सर, नहीं सही है। ठीक है, चलें, सही है। वैसे रिकॉर्डिंग भी मैंने लगा दी है, मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोग को यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन आप लोग से मैं कहूँगा कि आप लोग भी अपने पास कोई ना स्क्रीन रिकॉर्डर वो कर लें सेव। अच्छा जी, तो हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन हमारे पास पहला टॉपिक है। देखें, आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। मोशन ऑफ टाइप्स डिफरेंट टाइप की होती है। एक तो होती है स्ट्रेट लाइन मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करें। एक होती है कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पर चल रही है तो इस तरह की मोशन क्या कहलाती है, आपके पास स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन होती है। एक बॉडी जो है आपके पास सर्कुलर मोशन कहलाती है, कि अगर बॉडी जो है वो किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही हो अलॉन्ग फिक्स रेडियस। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। ये कहलाती है हमारे पास सर्कुलर मोशन। ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, कि जिसमें पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करता है। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम को अगर हम एक पॉइंट पे लाकर ड्रॉप कर दें तो ये पेंडुलम यहाँ से इस पॉइंट पर आएगा और फिर यहाँ पे आकर रुकेगा नहीं और फिर इधर आ जाएगा। पेंडुलम की जो मोशन होती है आपने देखा होगा, कैसे होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। सिमिलरली स्प्रिंग मास सिस्टम होता है कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इससे एक स्प्रिंग अटैच हुआ हुआ है और इस स्प्रिंग से हमने एक मास को अटैच कर दिया। अब अगर इस मास को बेटा मैं यहाँ से पकड़ के स्ट्रेच करूँगा और रिलीज़ कर दूँगा तो ये भी क्या करेगा, वाइब्रेटरी मोशन करेगा। इस तरह से ये स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ जाएगा और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो यहाँ पे आके रुकेगा नहीं। यहाँ पे इसकी जो थी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो थी, यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, बल्कि ये अपने एक और पॉइंट को अचीव करेगा यहाँ पर आके और टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव्स, बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई बात में मसला? नो सर। ठीक है जी, नहीं सर। अच्छा जी, ये तो सिर्फ बेसिक बात थी हमारी। अब ऑसिलेटरी मोशन में बेटा कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक मीन पोजीशन होती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। इनको हम आगे जाके थोड़ा सा और तफसील से भी देखेंगे कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलैक्स था, जैसे मिसाल के तौर पे ये सिस्टम है, यहाँ पे बॉडी रिलैक्स्ड है, ये क्या है, रिलैक्स है। फिर मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया, तो ये कहलाती है मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन कहलाती है, मीन पोजीशन। अब मैंने यहाँ पे आके इसको जो है वो स्ट्रेच कर दिया, ये इधर आ गया स्प्रिंग। ये वाली पोजीशन कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली जब हम इसको यहाँ पे आके, ये स्ट्रेच कंडीशन है, जब हम यहाँ पे आके इसको रिलीज़ करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे आके रुकता नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया ये वापस जाता है और थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है और एक और एक्सट्रीम पोजीशन अचीव करता है। तो इस सिस्टम में हमारे पास कितनी पोजीशंस होती हैं, एक मीन पोजीशन होती है और 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मीन से एक्सट्रीम तक के फासले को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड।
और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स नॉट से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा जी, तो बेटा एम्पलीट्यूड हमें एक नई चीज़ पता चल गई अभी। कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन का डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें होता है एक टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड क्या कहलाता है? टाइम पीरियड हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन का टाइम, यानी कि अगर मैं इसको जैसे मिसाल के तौर पे पेंडुलम को हम ड्रॉप करते हैं यहाँ पे लाके, ठीक है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ पे भी आके क्या हो जाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी। तो वो टाइम जिसमें पेंडुलम अपना 1 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, यानी जहाँ से चला था वहाँ पर आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसमें जो वक्त कंज्यूम करता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन या वाइब्रेशन या रोटेशन। वो टाइम जिसमें अपना वो साइकिल कंप्लीट कर ले उसको हम क्या कहते हैं बेटा? टाइम पीरियड कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? एम्पलीट्यूड क्या था? नो सर। मीन और एक्सट्रीम के दरमियान डिस्टेंस, और एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स नॉट से। ये एक नया अल्फ़ाबेट आया है, एक्स नॉट। जैसे x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, तो x0 को हम x नॉट कहते हैं, KNOGHT। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है। अच्छा, एम्पलीट्यूड के अलावा ये बाकी जहाँ पे भी मूव करेगी बॉडी, मिसाल के तौर पे बॉडी यहाँ आ जाती है, तो यहाँ तक का जो उसका फासला होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट x से। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट x। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बातें समझ में आ गई? यस सर, ये एक्स वाली बात फिर से बताएगा सर, मैं में बताइए बिल्कुल। हाँ, देखिए बेटा, एम्पलीट्यूड होता है कि मीन और एक्सट्रीम के दरमियान का फासला। लेकिन अगर बॉडी मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में था, बॉडी अगर यहाँ पे आ जाती, जैसे एक्सट्रीम पॉइंट तो यहाँ आ रहा है ना बेटा, यहाँ पे आ रहा है एक्सट्रीम पॉइंट, अगर बॉडी यहाँ पे आ जाए, इधर आ गई बॉडी, तो अब ये फासला x नहीं है, तो अब इस फासले को हम क्या कहेंगे? x कहेंगे। तो x हमारे पास वो फासला है कि बॉडी मैक्सिमम पे नहीं है, कोई भी डिस्टेंस है उसका। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस उसका 4 है तो हो सकता है ये डिस्टेंस 3 हो, 3.9 हो, 2 हो, 1 हो। तो एम्पलीट्यूड के अलावा कोई भी डिस्टेंस जो होगा उसको हम x कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? एक्स कहेंगे, ठीक है सर। ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है जी, तो अब मैं इसको रब कर दूं या कोई इसमें बात पूछनी है आप लोगों को? नहीं सर, क्लियर है सर। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आती है बात फ्रीक्वेंसी की। जैसे हमने अभी पढ़ा, टाइम पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कि एक इसमें कितनी वो फ्रीक्वेंसी पड़ रही है। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा? उसके बारे में बात करें उससे पहले हमें फ्रीक्वेंसी पढ़नी पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे टाइम पीरियड क्या था हमारे पास? टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में या वाइब्रेशन जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। इसको उल्टा कर लेते हैं कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज़ एक सेकंड में कितनी मरतबा वाइब्रेट होती है या अपने ऑसिलेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/, फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी के दो फार्मूले हैं। फ्रीक्वेंसी के बेटा हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला जो कि फंडामेंटल है वो है आपके पास कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज़। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 1/, सेकेंड का मतलब वेव्स का यूनिट होता है साइकिल्स पर सेकेंड, या पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी 4 इसकी फंडामेंटल चीज़ें पढ़ ली हैं। दोबारा सुन लीजिए, टाइम पीरियड क्या होता है कि वो टाइम जिसमें बॉडी जो है वो क्या करे, अपनी एक ऑसिलेशन पूरी कर ले, वो टाइम क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी बार कोई बॉडी ऑसिलेट हो रही है, वो क्या कहलाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा जी, अब नोट्स में देख लीजिए, मैंने आपको ये बता दिया, वाइब्रेटरी मोशन ये बता दी क्या होती है, एक टू एंड फ्रो मोशन होती है। ये एग्जाम में नहीं आती, बेफजूल की चीज़ें हैं। हाँ, टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बता दी है। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको आगे तफसील से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, जब वेव्स आएगा तब मैं आपको बताऊँगा। ये डिस्प्लेसमेंट भी मैंने आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? वो डिस्टेंस जिस पे बॉडी, ये x = x cos थीटा, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट दिस, फजूल चीज़ है, ये हमारे पे हिस्सा नहीं है। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का मीन और एक्सट्रीम के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये आ रही है इंपॉर्टेंट चीज़, ये एग्जाम में आती है, ये आपने याद करनी होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसकी ये दो कंडीशंस। ये चीज़ें आपने एग्जाम में याद करनी होंगी। ठीक है, तो पहले आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, फिर मैं इसके डेरिवेशंस पे आ जाऊँगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा होती क्या है? तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा हमारे पास एक काइंड ऑफ मोशन है, यानी कि ये पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? पीरियोडिक मोशन इसे कहते हैं जो इटसेल्फ बार बार रिपीट हो, जैसे पेंडुलम की है, हम उसे यहाँ पे छोड़ते हैं, या वाइब्रेटरी मोशन, हम उसे इधर से छोड़ते हैं तो बॉडी यहाँ जाती है, फिर इधर आ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर इधर आ जाती है, और उतने ही वक्त में आती है। टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है अगर, तो वो मोशन क्या कहलाती है? पीरियोडिक मोशन। अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ। तो वाइब्रेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन कहलाती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा हमारे पास है
a type of periodic motion in which, यानी कि एक पहली मोशन हमें नज़र आई थी जिसमें एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी के बजाय डिस्टेंस से आ रहा था, इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्प्लेसमेंट से, लाइक दिस मैथमेटिकली, यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन भी आपको बढ़ के मिलेगा। बड़ी अजीब सी बात थी ये कि ऐसा कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने पर एक्सेलरेशन कैसे बढ़ रही है। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल बेटा मैं आपको दूंगा। यानी मिसाल के तौर पर बेटा अगर मैं इस पेंडुलम को, ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ लाइट आ रही है, इधर बना लेते हैं, ये एक सिंपल पेंडुलम है, मैंने इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया, ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है इसका 2 सेंटीमीटर, और जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो बॉडी मूव करेगी, तो उसमें वेलोसिटी का चेंज आएगा। लेकिन जब मैं इसको एक लार्ज डिस्टेंस पर ले जाकर ड्रॉप करता हूँ, यानी कि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दी, यहाँ तक ले गया और डिस्प्लेसमेंट कर दी 5 सेंटीमीटर, और जब मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप किया तो क्या हुआ कि ये जब मूव हुआ यहाँ पे और इधर पहुँचा तो इसमें जो रफ्तार की तेज़ी थी वो ज़्यादा थी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज यहाँ पर ज़्यादा आया, यहाँ पर कम आया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा आया इधर, जब आपने डिस्प्लेसमेंट क्या की, बढ़ाई, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कम आया जब आपने डिस्प्लेसमेंट क्या कर दी, कम कर दी। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेसमेंट देंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर आप पेंडुलम को बहुत छोटा सा डिस्प्लेस करा रहे हैं तो ये स्लो मूव करेगा, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ ला रहे हैं और अब आप इसको ड्रॉप कर दें तो ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा। तो जितनी ज़्यादा आप डिस्प्लेसमेंट देंगे या एक्स बढ़ाएंगे उतना ही आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी अहम बात क्या है यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, अब इसका दूसरा हिस्सा लिख रहा हूँ, मैंने अभी ये फर्स्ट पार्ट लिखा है, एंड इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन किसकी, मतलब एक्सेलरेशन की, इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन और अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो वो तो बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फ़र्क था। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन बेटा आ रही थी ना वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट आ रही थी। यानी अगर एक्सेलरेशन इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगी। तो जिस वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, और ये कंडीशन कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि अगर कोई बॉडी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। कि एक्सेलरेशन की जो है वो एक्सेलरेशन का ताल्लुक एक्स के साथ तो डायरेक्ट है, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहती है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहती है, और हमेशा कहाँ रहती है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बात मैं आपको जरा समझा देता हूँ, फिर हम डेरिवेशंस पे आ जाएंगे। दो डेरिवेशन इंशाल्लाह हम कर लेंगे इसकी, एग्ज़ाम में इसकी डेरिवेशंस ही आती हैं बेटा।
और एग्जाम में क्या आएगा, डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन और फिर कोई डेरिवेशन होगी, तो आपने पूरी डेफिनेशन लिखनी होगी और फिर ये क्वेश्चन लिखनी होगी। और वो पूछते हैं कि नेगेटिव साइन क्यों है, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू दी, इसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, मीन पोजीशन की तरफ है। लाइबा समझ आ रहा है आपको? जी सर। सर लेकिन वो डायरेक्शन अपोजिट कैसे हो सकती है दोनों की? हाँ वही बताने जा रहा हूँ बेटा। देखिए बेटा, मैंने चैप्टर 3 आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 और फाइनल वेलोसिटी है 3 और टाइम लग रहा है इसको मान लें 1 सेकेंड, तो इसमें एक्सलेशन कहाँ पर आएगा? अगर आप इसका वो निकालें एक्सलेशन, तो वो किधर आएगा, वो इस तरफ आता है, vf माइनस वी आई अपॉन टी। तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा एक्सलेशन। अब इसी को मैं दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ कि अगर बॉडी डिसेलरेट कर रही है, एक बॉडी की रफ्तार थी 3 से वो कितनी हो गई, 2 हो गई। टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा बताइए ज़रा मुझे। 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 1, तो कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे एक यूँ लिखते थे। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि एक्सेलेरेशन हमेशा कहाँ होता है, जहाँ पे वेलोसिटी बड़ी हो। एक्सेलरेशन इज कहाँ होगा हमेशा, ऑलवेज टुवर्ड्स बिग वेलोसिटी। यहाँ बड़ी वेलोसिटी कौन सी थी, vf, तो यहाँ पे था 3। यहाँ बड़ी वेलोसिटी कौन सी है, vi, 3, तो इधर आ गया। सही है। अब ज़रा यहाँ देखिए आप, सिंपल पेंडुलम या स्प्रिंग मास में, यहाँ पे पेंडुलम जाके रुकता है, तो यहाँ पे उसकी रफ्तार कितनी हो जाती है बेटा, वेलोसिटी हो जाती है 0। और यहाँ पे भी जाके रुकता है, तो यहाँ पे भी उसकी रफ्तार कितनी हो जाती है 0। हाँ, लेकिन यहाँ पे उसकी रफ्तार सबसे तेज़ होती है, मैक्सिमम होती है। अब हम इनको पॉइंट्स मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब मैं बी से ए पे लेके जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ आएगी। और जब बॉडी बी से सी जाएगी तो भी डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ेगी। लेकिन अगर ए और बी के दरमियान आप एक्सेलरेशन निकालें तो ए की रफ्तार 0 है और बी की रफ्तार क्या है, कुछ ना कुछ है। तो मुझे ज़रा ये बताइए आप लाइबा के एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा, जहाँ वेलोसिटी की अमाउंट ज़्यादा होती है। वेलोसिटी की अमाउंट ज़्यादा किधर है, सेंटर में। तो जब बॉडी ए से बी जाएगी तो भी एक्सेलरेशन कहाँ पर, इधर है सर, बीच में बी की तरफ ही आएगा। और जब बॉडी बी से सी जाएगी तो भी क्या हो रही है, बॉडी रुक रही है, तो बड़ी वेलोसिटी ये हुई, तो भी एक्सेलरेशन कहाँ पर है बेटा, इस तरफ है, सेंटर में। हाँ, यानी कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन रहता है। लेकिन अगर इसको हम दूसरे अल्फाज में कहें तो क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन तो इस तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, अपोजिट। सो दैट्स वाई वी प्लेस हेयर नेगेटिव साइन। ये बात टीचर्स बताते नहीं हैं। सही है, क्लियर है? जी सर। अगर मसला हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप लोग, ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें। समझ आ गई बात? चलें जी आगे बढ़ें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया। अब इसके ज़रा नोट्स देख लेते हैं। तो बेटा, काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन और अपोजिट टू द इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और ये इसकी इक्वेशन होती है। इक्वेशन ज़रूर लिखे एग्जाम में। इसके साथ साथ इसकी 1-2 कंडीशन लिखनी होती है कि वहाँ पे देयर मस्ट बी अ रीस्टोरिंग फोर्स।
ये वाली चीज़ को क्या हो गया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी अ इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स हम किसे कहते हैं कि वो फोर्स जो बॉडी को एक्सट्रीम से मीन पर लेके आती है। जैसे यहाँ देखें, जब मैं इसको एक्सट्रीम पे लेके गया, मैं छोड़ा तो ये मीन पर आई ना, तो मीन पे लाने वाली कोई फोर्स है, इसका वेट है। और जब स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया था, उसको रिलीज़ किया, तो स्प्रिंग को वापस जो मीन पोजीशन पे लेके आया था वो कौन सी थी, स्प्रिंग फोर्स थी। तो वो फोर्स जो बॉडी को दोबारा एक्सट्रीम से मीन की तरफ ले गया, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, तो ये इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कंडीशन में। द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया, ज़ाहिर सी बात है इनर्शिया होगा तभी तो वापस आएगा। अगर इनर्शिया नहीं होता, जैसे पेंडुलम को यहाँ छोड़ा और यहाँ पे वो आके रुका क्यों नहीं, क्योंकि वो मोशन में आ चुका था, ड्यू टू इनर्शिया वो आगे गया, फिर यहाँ के फिर रुका, फिर वो वापस आया, फिर जब उसमें रफ्तार आ गई तो फिर यहाँ पे नहीं रुका, तो इनर्शिया होना चाहिए उसमें। तो ये कुछ 1-2 कंडीशंस आप लिख ली। और तीसरी कंडीशन जो है वो हमने डेफिनेशन में पढ़ी कि एक्सेलरेशन जो है वो शुड बी प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और टुवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए। तो ये 2-3 इसी कंडीशन याद कर लीजिएगा, बाकी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया है कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम है, सर्कुलर मोशन है, इसको अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो पहला हमारे पास डेरिवेशन आती है स्प्रिंग मास सिस्टम की, कि शो करना है कि स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट करता है। तो अगर स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट करता है तो उसके लिए बेटा क्या करना होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। अगर किसी सिस्टम में a प्रोपोर्शनल टू -x आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट कर रही है। क्लियर है बात? तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये स्प्रिंग मास सिस्टम की डायग्राम देख लीजिए आप ज़रा। ये डायग्राम मैं छोटी सी बनाऊँगा यहाँ पर। इसमें देख सकते हैं आप लोग कि बॉडी को जो है वो हमने स्ट्रेच किया है और डिफरेंट पॉइंट पे उसकी x0 है, वो मीन पोजीशन है, जहाँ पे x0 है वो एक्सट्रीम है, और ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी। तो हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। क्लियर हो रहा है आप लोग को या प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में? नहीं सर, हैं? समझ में आ रहा है सब अच्छे तरीके से। चलिए अच्छी बात है। असल में बोर्ड अभी छोटा है, मैं फिर बोर्ड बड़ा रख लूँगा अपने पास ताकि फिर आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। और अच्छा बेटा, अब हम इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम। मैंने रीस्टोरिंग फोर्स आपको बता दिया, दोबारा सुनिए। रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है, वो फोर्स जो बॉडी को दोबारा कहाँ लाती है, मीन की तरफ लाती है, और वो हमेशा नेगेटिव आती है। ये बात याद रखिएगा। रिस्टोरिंग फोर्स which brings body back towards mean position, always negative का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ बढ़ रहा है तो स्प्रिंग यहाँ ला रहा है, उसको खींच इधर रहा है, इसलिए ऐसा और होता है। तो बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए अब हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा श्रिंक करके कराऊंगा ये, ताकि नोट से आप इसको देख लीजिए। तो ये डायग्राम है बेटा इसकी।
ये हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। इस बॉडी का मास कितना है हमारे पास, m है, और यहाँ पे इसकी x जो है वो 0 है, यानी कि मीन पोजीशन है। हमने क्या किया बेटा, बॉडी को स्ट्रेच करके एक एक्सट्रीम तक लिया है। अब एग्ज़ाम में आपने एक ही डायग्राम बनानी होगी, दो दो तीन तीन नहीं बनानी होगी जैसे नोट्स में बनाई हुई मैंने, ऐसा नहीं करिएगा। डायग्राम आपने एक ही बनानी होगी, उसी में ही सारे पॉइंट्स को दिखा दीजिए कि मैंने इसको स्ट्रेच किया और यहाँ तक लिया है। तो यहाँ पर लाने में हुआ क्या कि ये मेरी अप्लाइड फोर्स थी और ये स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, इस पर वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पॉइंट पर मेरी अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स दोनों क्या हुई है बेटा, बराबर हुई है। मैंने इसको कितना स्ट्रेच किया है, मैंने मान लीजिए इसको x डिस्टेंस स्ट्रेच किया है। तो यहाँ पे हमें कौन सी फोर्स लगानी पड़ती है, हुक्स लॉ, कि हमने जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई की यहाँ पर वो किसके बराबर है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। और ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे किस चीज़ का काम करी है, रिस्टोरिंग फोर्स का काम करी, यानी कि सिस्टम को क्या करेगी, दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो हम इसको क्या मानेंगे बेटा, नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि यही क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है। इधर तक कोई मसला किसी को? मैंने No, पहले sir. लिखा कि मेरी अप्लाइड फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। फिर मैंने लिखा कि ये जो स्प्रिंग की फोर्स लग रही है बेचारी, यही जो है वो कौन है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम हमेशा आंखें बंद करके क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने x नॉट नहीं होगा? बेटा मैंने इसको एक्सट्रीम नहीं माना है, मैंने माना है कि ये कोई बीच का फासला है। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक मान लीजिए कि एक्सट्रीम इधर है, तो थ्रू आउट सही द है, मोशन अप्लाइड फोर्स और उसके दरमियान ये रिलेशन है। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब स्प्रिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि एफ स्प्रिंग बराबर होती है के एक्स के। किससे पता, हुक्स लॉ से। ये हुक्स लॉ होता है जो आपने शायद मैट्रिक में पढ़ा होगा। स्प्रिंग फोर्स इसके बराबर होती है कि एक्स के, क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 विल बिकम एफ अप्लाइड किसके बराबर होगी बेटा, हमारे पास माइनस के एक्स। और जो हमारी अप्लाइड फोर्स होती है किसके बराबर होती है, न्यूटन लॉ के तहत एम ए के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्लियर है? तो ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे जब एक मरतबा मैंने स्प्रिंग लगा दिया तो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है के, वो चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग के साथ जो मैंने मास लगाया हुआ है एम, वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये के अपॉन एम दोनों क्या रहेंगे बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स। अब जब हम इक्वेशन बनाते थे तो कांस्टेंट और इज इक्वल टू लगाते हैं, और जब हम इक्वेशन से रिलेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिमूव कर देंगे। हमें करना क्या है, हमें ये बात साबित करनी है कि ये सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। उसकी कंडीशन क्या है कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ों को हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए, इन दोनों की जगह क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन। बाकी कौन बचा, एक्सलरेशन माइनस एक्स। एक्स। तो हम ये कह देंगे कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम?
नो सर। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे हमने कांस्टेंट किसके बराबर था, के अपॉन एम के बराबर था, ये बात आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे कांस्टेंट किसके बराबर है, के अपॉन एम के बराबर। के अपॉन एम। ठीक है जी। अब मैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ, जो हम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी आज करा दूंगा, फिर कल मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो इस पर वो कराऊंगा, सर्कुलर मोशन कराऊंगा, ताकि आपका ये ऑसिलेशन का चैप्टर 2 क्लासों में ख़त्म हो जाएगा, फिर आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कराया। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सर ये के अपॉन एम जो ब्रैकेट में है वो कहाँ से आया है? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना हमने यहाँ से, एम यहाँ मल्टीप्लाई था या अच्छा मिडिल लिया, सही सर, तो सही के है अपॉन सर, एम होगी। सही है। सही है सर। चलिए जब पानी पी लूँ मैं, कुछ कॉपी करना है तो कर लें आप लोग। ऑनलाइन में यही होता है, क्लास बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, बहुत कम क्लासों में बहुत कोर्स हो जाता है। जी। अच्छा जी, आप सिंपल पेंडुलम पे आ जाओ। जी सर, हाँ जी। ये मैं रब कर रहा हूँ। आयशा शायदिया नहीं आई? सर मेरी सादे से बात हुई थी आज कॉलेज में, वो बोल रही थी कि अगर मुझे ऑनलाइन है तो अगर मुझे वो उसके बाद भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर मुझे घर में मसला हुआ कि उसके बाद भी अगर मैं रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई, तो मैंने बोला कि तुम देखो तो 1-2 क्लासेस लेके समझ आए तो सही है, वरना फिर तुम बात करो जैसे सर को बता तो दो। तो कहेंगी चलो ठीक है मैं बता दूँगी। चलो मर्जी है, उनके कोर्स फिर आगे निकल जाएगा ना, फिर रिपीट कराना बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा अच्छा बेटा, हम स्प्रिंग मास सिस्टम के उस पर सिंपल पेंडुलम पे आ रहे हैं। सिंपल पेंडुलम के लिए मैं ठीक है इसी को ठीक है, सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन लास्ट ईयर आ चुकी है। सिंपल पेंडुलम लॉन्ग में आते हैं ना सर? जी बेटा, तो सिंपल इस पेंडुलम की जगह डेफिनेशन में सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ, उसको मैं आपको नोट से दिखा दूंगा। सिंपल पेंडुलम बेटा हम किसे कहते हैं कि कोई भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक थ्रेड से अटैच हुआ हो और किसी फिक्स सपोर्ट से अटैच हो, और क्या करे, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करे, टू एंड फ्रो मूव करे। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। यहाँ देख लीजिए, इसकी दोबारा सुन लीजिए। सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है कि कोई भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जो कि किसी थ्रेड से, रोप से, चेन से या वायर से अटैच हुआ हो और उसकी दूसरी सपोर्ट क्या हो, फिक्स्ड हो, एंड इट कैन मूव टू एंड फ्रो, so such kind of apparatus is called simple pendulum। एग्जाम में कभी कभार सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये देख लीजिए, ठीक है। अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट which is attached by inextensible string whose other end is attached by a fixed frictionless support and move about mean position or to and fro। तो उस बॉडी को बेटा हम क्या कहते हैं,
सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कहते हैं। लाइबा समझ आ गया आपको? जी सर। ठीक है जी, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम आने इसकी डेरिवेशन पे कि शो एग्जाम में सवाल इस तरह से आता है, शो डैट दी सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM। ठीक है जी, अब इस पे आ रहे हैं हम लोग। अब बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। ठीक है बेटा, तो डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मैं डायग्राम थोड़ी सी बड़ी करके बनाऊँगा यहाँ पर। आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है ना वेट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स अगर हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि अगर एक वेक्टर है F जो कि एंगल थीटा बना रहा है, तो हम इसको इसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जी सर, जी, ये क्या हो जाएगा बेटा, थीटा के सामने हमेशा F साइन थीटा आता है, और ये क्या हो जाता है F cos थीटा। जी लाइबा याद है बात? सर मैंने पढ़ा ही हुआ था। हाँ, अगर F की जगह मैं इसको W कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ये भी W हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है कि थीटा के सामने हमेशा साइन थीटा आता है, यानी कि थीटा के सामने वाली जगह को हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं। ओके, पहली बात। इसके अलावा दूसरी एक बात और है इसमें, चैप्टर नंबर 4 में बेटा मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, S इज इक्वल टू R थीटा। जैसे जैसे एक सर्किल है हमारे पास, S क्या कहलाता है, आर्क लेंथ। एक बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ से मूव करके इधर आ रही है, इसका रेडियस कितना है, R। तो जैसे जैसे इसका ये एंगल बढ़ रहा है, इसकी आर्क लेंथ भी बढ़ रही है ना। जैसे जैसे इसका हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, तो जैसे जैसे इसका बेटा एंगल बढ़ेगा, एंगल अभी 20 है, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा इसका आर्क लेंथ भी तो बढ़ती जा रही है ना। ये फॉर्मूला याद आया, S इज इक्वल टू R थीटा। जी जी सर। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले जी को सर। यूज़ करूँगा और इसको भी यूज़ करूँगा। ये दो बातें इसके लिए की पॉइंट्स हैं डेरिवेशन में, ये दो बातें याद रहेंगी तो काम हो जाएगा, वरना मसला बनेगा। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो बेटा ये इसकी डायग्राम है। तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, सही है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो L मानी जाती है। इसकी लेंथ कितनी है, L। इसको हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब मैं इसको बेटा अगर ऑसिलेट कराऊंगा, तो मैं मान लीजिए इसको यहाँ ले आता हूँ साल के तौर पर, और ये एंगल इसने क्या बनाया, एंगल थीटा बना दिया। तो जाहिर सी बात है, ये एक इससे मास अटैच हुआ हुआ है। क्या अटैच हुआ हुआ है, मास। तो वेट का वेक्टर हमारे पास कहाँ आता है, हमेशा डाउनवर्ड आता है। ये आ गया वेट का वेक्टर W। लेकिन ये वेट का वेक्टर, इसको जो फोर्स यहाँ लेकर आ रही है, तो इसका वेट का वेक्टर क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। किस में रिजॉल्व हो रहा है, अपने एक्स और वाई कंपोनेंट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जैसे वेट विल बी रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स, तो उसके 2 कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं, उसके हेड और टेल से
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये मैंने इसके हेड से और ये टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ, एक वेक्टर ये आ गया और एक वेक्टर ये आ गया। धागे में एक फोर्स पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी फोर्स कहलाती है बेटा, किसी को याद है? वो टेंशन। बिल्कुल। यहाँ पे ये नीचे नहीं गिर रहा, तो इसमें कौन सी फोर्स मौजूद है? टेंशन की फोर्स। टेंशन। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि थीटा के सामने कौन सी साइड आती है। थीटा अगर है, थीटा के सामने कौन आता है? डब्लू साइन थीटा। साइन थीटा। और ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? डब्लू कॉस थीटा। कॉस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं तो सर। बेटा पेंडुलम जब मूव करेगा तो इस तरफ आएगा ना, ये यहाँ आएगा। तो यहाँ इसको कौन सी फोर्स लेके आ रही है? ये डब्लू साइन थीटा लेके आ रही है। कौन लेके आ रही है? डब्लू साइन थीटा ला रही है। और डब्लू कॉस थीटा और टेंशन आपस में, क्योंकि पेंडुलम इधर मूव नहीं कर रहा, देख रही हैं आप, पेंडुलम यहाँ मूव कर रहा है, पेंडुलम यूँ मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब डब्लू कॉस थीटा वाली फोर्स बैलेंस हुई हुई है किससे? टेंशन से। तो जो फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है पेंडुलम को वापस लाने के लिए, वो कौन है? डब्लू साइन थीटा। बस ये इसका एक अहम बात थी, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। और आई रिपीट अगेन कि ये डिस्प्लेसमेंट जो मैंने जी इसको सर। दी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स है। क्या है ये? एक्स। अब इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। लैंग्वेज लिखवाऊँ या सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ, बताएं? सर एक्सप्लेन ही कर दे, फिर वो तो नोट से ही कर लेंगे ना लैंग्वेज। हाँ, यहाँ से बताए थे भाई। इसकी लैंग्वेज आपने बिल्कुल सिंपल से लिखनी है कि हमने एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर किया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? एल, जिससे हमने एक मास अटैच किया हुआ है और उसमें टेंशन कितनी पाई जा रही है? टी। हमने जब इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स पर डिस्प्लेस किया तो इसके वेट के वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया, तो डब्लू कॉस थीटा को टेंशन ने बैलेंस कर दिया और डब्लू साइन थीटा जो था वो रिस्पॉन्सिबल था बॉडी को वापस मीन पोजीशन पर लाने के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर साबित ये करना है कि ये जो फोर्स है वो क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। हमें ये बात तो पता चल गई कि ड्यूरिंग दिस मोशन, या इस पॉइंट को पी कह लेते हैं, एट एनी पॉइंट पी here restoring force is W sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स कौन है बेटा? W sin थीटा। यानी कि नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी आपके पास? माइनस रिस्टोरिंग फोर्स के। तो नेट फोर्स किसके बराबर आ रही है? माइनस W साइन थीटा। थीटा। कि सिस्टम पे जो फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स, वो कौन है? W sin थीटा। और उस टोटल फोर्स को हम क्या कहते हैं? MA कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात पता है सबको? जी सर। वेट को जब मैं ओपन करूँगा तो वेट कैसे ओपन हो जाएगा? माइनस जी। क्लियर है? वेट ओपन हो गया माइनस एम जी। तो बेटा एम से एम ख़त्म हो गया, ए किसके बराबर आ गया? साइन थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस जी साइन थीटा। इधर तक कोई प्रॉब्लम किसी को है बेटा? अब बेटा फिज़िक्स में एक हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन होती है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने बताया सिस्टम पे जो फोर्स लग रही है जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? W sin थीटा। और यही फोर्स रिस्टोरिंग है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? नेगेटिव लिख दिया।
अब यही नेट फोर्स थी, तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, एम ए। तो एम ए किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा के बराबर है। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा जी जी, सर। अब बेटा हमें तो साबित ये करना है कि एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ तो कुछ एक्स नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन यहाँ एक्स है डायग्राम में, तो हमें यहाँ एक्स को लेके आना पड़ेगा। चले लेके आते हैं, कोशिश करते हैं लाने की। तो बेटा यहाँ पे हमें एक एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगानी होती है। ये मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए ज़रा। ये चैप्टर नंबर 9 में भी यूज़ होगा और 10 में भी यूज़ होगा, ये बात याद रखिएगा कि फॉर स्मॉल एंगल्स अगर बेटा एंगल बहुत स्मॉल हो, पहली बात याद रखिएगा कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इसमें ये पेंडुलम का जो एंगल होता है ना, ये स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, 5 डिग्री से भी लेस होता है, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आ पाए। अच्छा जी, लेस होने का फ़ायदा क्या होता है, इसको ज़रा देख लेते हैं बेटा। जैसे ये ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, तो आपको पता है बेटा ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। लेकिन अगर बेटा मैं इसका परपेंडिकुलर बहुत छोटा कर दूँ, तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस और बेस तकरीबन आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और आपने पढ़ा है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो फॉर स्मॉल एंगल, जब एंगल छोटा हो चुका है, तो उसमें बेटा आप देख रहे हैं कि बेस तकरीबन किसके बराबर आ चुका है, एच के बराबर आ चुका है। पहले फिर से एक दफ़ा बता देंगे एच वाली बात, हाँ, दोबारा सुन समझ लीजिए। में नहीं आई थोड़ी सी। फॉर स्मॉल एंगल, एंगल अगर स्मॉल है, इस एंगल को मैं छोटा कर दूँ, इतना सा एंगल, तो परपेंडिकुलर छोटा हो गया। लेकिन बेस और हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है वो तकरीबन बराबर आ गई। जी। तो वहाँ पर हाइपोटेन्यूस किसके बराबर आ जाता है, बेस के बराबर आ जाता है। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। और अगर हाइपोटेन्यूस को मैं बेस से रिप्लेस कर दूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। जी। सही है। और हमें पता है कि ये हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में टेंजेंट थीटा और साइन थीटा आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और इस कंडीशन में हम अगर एंगल को डायरेक्ट भी लिख दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये बात भी क्या मानी जाती है, करेक्ट मानी जाती है। ये बात याद रखिएगा कि स्मॉल एंगल में हम साइन थीटा लिखें, टेंजेंट थीटा लिखें या थीटा लिख दें, तीनों बातें क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब इस बात को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको कि थीटा कैसे आ गया। देखिए बेटा, एस इजिकल टू आर थीटा, मैंने आपको ये बताई थी बात। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कुलर सरफेस है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या है डिस्टेंस, ये एक्स है।
तो अब हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो थीटा, दोबारा सुन लीजिए इस बात को कि स्मॉल एंगल के लिए टेंजेंट थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाता है, और साइन थीटा को फिर हम थीटा भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? थीटा लिख देते हैं। कि स्मॉल एंगल में थीटा आप डायरेक्ट लिख दें, रेडियन में या साइन थीटा निकालें, दोनों का आंसर सेम आता है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? जी आयशा, लाइबा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। एक दफा जो ये डायग्राम आपने बनाई है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। राइट वाली ये? जी सर, ये वाली। हाँ, इस पे तो मैं भी आ रहा हूँ, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई कि फॉर स्मॉल एंगल हम टेंजेंट थीटा को, साइन थीटा को किसके बराबर लिख देते हैं? थीटा के बराबर लिख देते हैं। जी सर, ये तो समझ आ गई। हाँ, बस अभी इतने भी रहें। अब देखें मैं यहाँ क्या करूँगा कि हम डेरिवेशन कर रहे थे जिसमें a बराबर आ गया माइनस जी साइन थीटा के। तो फॉर स्मॉल एंगल हम यहाँ लिखेंगे एक बात कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा हमारी इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। क्लियर है? जी सर। अब हमें थीटा की वैल्यू रखनी है इस डायग्राम से देख के। थीटा की क्या रखनी है बेटा? हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, और थीटा की वैल्यू का फॉर्मूला वही है, एस इजिकल टू आर थीटा। ये है एंगल थीटा, ये लेंथ है, और ये भी लेंथ है एल, और ये डिस्टेंस एक्स है। अब मैं पीछे आ रहा हूँ, ठीक है? अब उस डायग्राम से हम रिलेट करेंगे इसे। देखिए पेंडुलम की डायग्राम को इस तरीके की बन रही थी। ये रब कर दूँ लेफ्ट साइड? आयशा, तो बेटा पेंडुलम जो है हमारे पास वो इस तरह से बना हुआ है ना, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसकी लेंथ l है, तो यहाँ पे भी लेंथ l होगी, और ये डिस्टेंस कितना है उसका? x के बराबर है, और ये एंगल कितना है उसका? थीटा के बराबर है। तो अगर मैं उसको इस डायग्राम से रिलेट कर रहा हूँ कि ये दो लाइन है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये थीटा है और ये s है, तो s किसके बराबर होता है? हमारे पास r थीटा के बराबर होता है, ऐसे ही है। तो इस डायग्राम को इससे कोरिलेट कराएं ना आप ज़रा। यहाँ पे s की जगह कौन है? x। तो यहाँ s की जगह हेयर s इजिकल टू x, r इजिकल टू l, और थीटा किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो बेटा फॉर्मूला बनाइए, क्या बन जाएगा? s इजिकल टू आर थीटा विल बिकम l इजिकल टू x थीटा। नहीं, उल्टा बता रहा हूँ, x इजिकल टू l थीटा। एल थीटा होगा, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? x अपॉन एल के बराबर। इसको रख दीजिए पीछे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सिंस s इज इक्वल टू आर थीटा, तो r यहाँ किसके, s किसके बराबर है? x के बराबर है, r के बराबर है, और r l के बराबर है, थीटा। तो थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन l। कर दीजिए क्वेश्चन, तो क्या बन जाएगी बेटा? तो a बराबर आ जाएगा माइनस जी x अपॉन l। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है जी। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास a भी आ चुका है और x भी आ चुका है। अब g और l आ रहा है। एक मरतबा आपने सिंपल पेंडुलम बना लिया तो क्या लेंथ बार बार चेंज करेंगे आप? नहीं। लेंथ क्या है? कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ g क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को बेटा हम क्या करते हैं? कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट x, और फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा?
ए इज़ A प्रोपोर्शनल is टू माइनस एक्स, plus यानी कि x. सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये बात ठीक है हमने साबित कर दी। क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। सर एग्ज़ाम में तो ये नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में आएंगे ये सारी चीज़ें। दोबारा सुन लीजिए हमने क्या किया। हमने सबसे पहले डायग्राम बनाई। डायग्राम में देखा रिस्टोरिंग फोर्स कौन थी, डब्ल्यू साइन थीटा। उसको नेट फोर्स मान के माइनस के साथ लिखा, सॉल्व किया, एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाई कि साइन थीटा स्मॉल है तो उसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है क्या, चैप्टर 9 में हम उसको टेंजेंट थीटा लिखेंगे, 10 में भी टेंजेंट थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें थीटा से काम है। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखते हैं क्या बन रहा है। फिर हमने थीटा की वैल्यू रखी, जी अपॉन एल कॉन्स्टेंट माना, अब शुरू हो गया। तो हमने आज की 2 एप्लीकेशन बेटा कर ली, स्प्रिंग मास सिस्टम भी कर लिया और सिंपल पेंडुलम भी कर लिया। लेकिन अभी मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई है। तो यहाँ पे कांस्टेंट बेटा क्या आया था, जी अपॉन एल। कांस्टेंट यहाँ क्या आया, जी अपॉन एल। G upon L. और पिछली डेरिवेशन में कांस्टेंट याद है क्या आया था किसी को? जी दाहिबा। K upon M. हाँ, तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे आया है जी अपॉन एल, और वहाँ क्या आया था, के अपॉन। सर आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे, वो इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया था थोड़ा बीच में। क्या कह रही हैं बेटा? सर आप पूछ रहे थे मुझसे कुछ, वो इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया था थोड़ा बीच वो में। मैं कांस्टेंट का पूछा था कि कांस्टेंट हमारे पास जी अपॉन एल आ चुका है और क्या आता है, के अपॉन एम आ चुका एम आया था पिछले। है। ठीक है। अब मैं एक तीसरा कल जो डेरिवेशन कराऊंगा उसके बाद फिर मैं इन सब चीज़ों से हम आपके टाइम पीरियड चीज़ों को मालूम करेंगे। तो भाई क्लास समझ में आ गई आप लोगों को? आज की कैसी लगी क्लास? जी सर। जी सर, कुछ अच्छी बहुत मजा आ productive गई। थी? बहुत अच्छा समझ आया। यस अच्छा समझ सर। में आ गया? जी सर। चलो अच्छी बात है। अब बेटा नोट्स में आप देखें, नोट्स में देखें याद कैसे करना होगा आपने। ये देखें, कंसीडर सिंपल पेंडुलम, मास एम है, लेंथ पेंडुलम एल है, डिस्प्लेस किया छोटे से एंगल पर। ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेज लिखनी नहीं है आपने, कम से कम लैंग्वेज। फिर बताया कि डब्लू को रिजॉल्व किया तो डब्लू कॉस थीटा को टेंशन ने बैलेंस कर दिया, डब्लू साइन थीटा जो थी वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही थी, उसको नेट फोर्स मान के फला फला सॉल्व करना शुरू किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है सर। सर ये आप नोट्स भेज देंगे? जी बेटा मैं भेज देता हूँ आप लोगों को। सही है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखें। जी सर। जी सर। चला कल फिर इसको हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका, और फिर कल हमारा ऑसिलेशन इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। नहीं समझ लीजिए कि ठीक है। हमने आज एक क्लास में 3 क्लासों का काम कर लिया, 3 से 4 क्लासों। ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलिए अल्लाह हाफिज़। सर आपने ये नोट ग्रुप पे भेज। मैं भी भेज रहा हूँ, मैं भी भेज रहा हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज़ सर। सर टेक केयर।